आज हम शुरुआत करेंगे पॉइंटर्स के साथ, जिसमें मैं अपने दोस्तों को सीखना चाहूंगा पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। और फिर हम सीखेंगे अबाउट, नियर, फार एंड ह्यूज पॉइंटर्स। और फिर चेंजिंग कलर ऑफ द स्क्रीन यूजिंग पॉइंटर। ये प्रोग्राम जीसीसी में नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम मुझे टर्बोसी में डिजाइन करना होगा। और फिर हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वर्चुअल बेस क्लास एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। तो हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, उस फिगर से समझेंगे हाउ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वर्क्स। हमने काफी पर स्ट्रक्चर सीखा था। तो यहां मैं एक स्ट्रक्चर बनाने का प्लान कर रहा हूं, बुक। ये बुक क्लास का एक वेरिएबल है जिसमें दो चीज सेट की थी, टाइटल सेट किया था और सेट किया था प्राइस। जिसे टाइटल हमने कहा था लेटेस्ट सी और प्राइस की थी 350 और वेरिएबल का नाम बी था, तो हम लिखते थे बी डॉट टाइटल और बी डॉट प्राइस। लेकिन अब हम चाहते हैं कि पॉइंटर हम बनाएं, बुक एस्ट्रिक्स पी। क्योंकि काफी दिन पहले मैंने पढ़ा था कि जब भी हमें पॉइंटर बनाते तो हम स्टार लगाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है टू विच इट पॉइंट्स, टू विच इट पॉइंट्स टू। तो टेक्निकली ये पॉइंटर है दोस्तों, और ये बता रहा है कि किसको वो पॉइंट करने के लिए बनाया गया, तो किसको पॉइंट करने के लिए बनाया गया, बुक को पॉइंट करने के लिए। तब हम स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, हम स्टेप 2 में लिखेंगे p इक्वल टू एड्रेस ऑफ बुक। तो मान लो कि इसकी मेमोरी एड्रेस है 100, मेमोरी एड्रेस। तो टेक्निकली पॉइंटर कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल b। अब आप लोग फिर इंटरेक्शन पढ़ा था एस्ट्रिक्स p की मदद से। तो हम यहाँ पे करेंगे पॉइंटर इंटरेक्शन। हम कहेंगे प्रिंट जिस पॉइंटर के पास एड्रेस उसकी वैल्यू, लेकिन वैल्यू में से भी कौन सी वैल्यू, टाइटल। तो हमने काफी दिन पहले पढ़ा था पॉइंटर इंटरेक्शन। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, लेकिन हमारे डेनिस ने इसका शॉर्टकट बनाया। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रिंट p जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसका टाइटल। सो टेक्निकली these both are pointer indirection, but the shortcut way। कि पहले क्या होता था, हमें स्टार भी लगाना पड़ता था, ब्रैकेट्स भी लगाने पड़ते थे, डॉट भी लगाने पड़ते थे, तो 4 सिंबल यूज होते थे। 4 सिंबल की जगह सिंपली क्या आ गया, एक ही सिंबल इंडायरेक्शन साइन, जो कि बनता है माइनस साइन से और ग्रेटर देन साइन से। तो छोटी सी मैं सोच रहा हूँ कि एक डेफिनेशन लिखी जाए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर की। It is possible that a pointer can point
to UDT. UDT means user defined data type, such as structure, union, and ADT, abstract data type, such as class. तो अब तक हमें जितने भी एग्जाम्पल सीखे थे सभी में हम या तो कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे थे या इंटीजर को पॉइंट कर रहे थे, लेकिन स्ट्रक्चर किसी यूजर डिफाइंड टाइप को भी पॉइंट कर सकता है, किसी एब्स्ट्रैक्ट टाइप को भी पॉइंट कर सकता है। अब स्टेप्स क्या रिक्वायर्ड होंगी? स्टेप्स रिक्वायर्ड, स्टेप 1 होगी डिक्लेयर पॉइंटर ऑफ यूडीटी। जब भी मैं यूडीटी लिखूंगा इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी यूजर डिफाइंड टाइप की, लाइक स्ट्रक्चर नेम, एस्ट्रिक्स पॉइंटर नेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा था बुक एस्ट्रिक्स पी। स्टेप 2 में assign address of some UDT variable to pointer. तो pointer name equal to address of struct variable। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था p equal to address of book। स्टेप 3 access value of variable using pointer indirection technique। जिसका हमने सिंटेक्स पढ़ा था पॉइंटर नेम और फिर वेरिएबल फील्ड नेम। इट शॉर्ट राइट एग्जाम्पल p है, हम उसका चाहिए हम लिख सकते थे स्टार p डॉट टाइटल। तो बहुत सारे में ब्रैकेट्स ना लगाने पड़े इसलिए हमें शॉर्टकट टेक्निक दिया गया है। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। हमेशा की तरह हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और हम डिफाइन करेंगे एक स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर। तो मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर बुक, जैसा कि हम पहले भी बना चुके हैं, जिसमें मैं रखना चाहता हूँ टाइटल और प्राइस। पहले हम कई लाइंस में लिखा करते थे, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि हम बहुत सी लाइंस कंज्यूम करें, हम एक ही लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि कभी कभी मुझसे स्टूडेंट कहते सर यहाँ पे सेमीकोलन क्यों आया, क्योंकि स्ट्रक्चर भी एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे उसका एंड हो गया। अब मेन फंक्शन में मैं एक बुक बना रहा हूँ बी, जिसको मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ। लेटेस्ट सी हम चाहे तो यूजर से भी पूछ सकते हैं, और फिर प्राइस 250। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। अब हमें पॉइंटर बनाना है, तो ये स्टेप फर्स्ट होगी, जैसा कि हमने ऊपर दिखा था। इसको हम एड्रेस असाइन कर रहे हैं, ये स्टेप 2 हो गई। और फिर हम डेटा को एक्सेस करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की मदद से डेटा डिस्प्ले करेंगे। हम तो यहाँ पे हम करवा रहे हैं जो कि
शो कर रहा है वैल्यू, तो टाइटल और प्राइस। लेकिन वही डेटा अब हम प्रिंट करना चाहेंगे पॉइंटर की मदद से। तो हम लिख सकते हैं स्टार पी डॉट टाइटल और स्टार पी डॉट प्राइस। अब हम चाहे तो शॉर्टकट वे भी लगा सकते हैं। हम चाहे तो टाइटल को परसेंटेज के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, प्राइस को परसेंट डी के फॉर्म में, लेकिन हम लिखेंगे पी इंटरेक्शन साइन टाइटल, पी इंटरेक्शन साइन प्राइस। तो जी थी ब्लैंक क्या हुआ है। तो हमने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। इसे सेव कर लेते हैं पहले। इसे कंपाइल कर लिया जाए और रन। पहले हमने डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले किया, जब डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले किया तो भी हमें क्या मिला, लेटर सी और 250 रुपीज। जब हमने पॉइंटर के टेक्निक से शो किया तो भी हमें वही इंफॉर्मेशन शो हुई। और अंत में हमने उसे इंडायरेक्शन की मदद से शो किया, तो इंडायरेक्शन की मदद से भी हमें वही इंफॉर्मेशन शो हुई जो पहले शो हो रही थी। अब हम जब मान के चलिए कि आपके सेमेस्टर्स आगे बढ़ गए हैं और आपका एक सब्जेक्ट आ गया डेटा स्ट्रक्चर्स। मेनली pointer to structure is used in data structures to implement following concepts. First, linked list. Second, tree. Third, graph. जैसे हमारे कई दोस्तों ने जब लिंक लिस्ट पढ़ा होगा कॉलेज में तो कुछ ऐसा लिखा होगा, स्ट्रक्चर नोड, फिर लिखा होगा इंट डेटा या कैट डेटा, जैसा भी डेटा स्टोर करना, और फिर आप लिखते थे नोड एस्ट्रिक्स नेक्स्ट, मीन्स पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। ये सीखी हुए आज का। तो CQ1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज कॉल्ड सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर। इसे मैं फिगर से भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो यहां हम एक छोटा सा फिगर देख लेते हैं। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें नॉन कंटिन्यूअस लोकेशंस चलती हैं। पहले नोड को हम कहते हैं हेड नोड या फ्रंट नोड, जो भी आप नाम देना चाहें, और वो डिफरेंट नोड्स को पॉइंट करता है। इस पूरे पार्ट को नोड कहा जाता है। अब इस नोड के पास नेक्स्ट नोड की एड्रेस होती है।
और इस नोड के पास नेक्स्ट नोड की मेमोरी एड्रेस होगी और अंतिम नोड के पास कुछ भी नहीं होगा। तो हमने कुछ दिन पर एक नल कीवर्ड पढ़ा था, तो मीन्स ये किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। अब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं नेक्स्ट, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं डेटा। तो ये डेटा पार्ट है और ये नेक्स्ट पार्ट है, डेटा और नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे हमने यहाँ पर रखा है 10, यहाँ रखा है 20, यहाँ रखा हुआ है 30। अब देखिए कोडिंग हमें समझ में आ रही है, लिखा है स्ट्रक्चर नोड, हमने नोड बनाया है, तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है दोस्तों। इनको फील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे दो फील्ड हैं, एक का नाम है डेटा और एक का नाम है नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे नोड क्यों लिखा है? क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे क्या आता है, टू विच इट पॉइंट्स टू विच इट पॉइंट्स टू। जबकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटर वेरिएबल। तो सिस्टम से हम करें कि सिस्टम हमारे नोड में दो चीजें होंगी, एक तो डेटा होगा न्यूमेरिकल टाइप का, दूसरा एक पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट। लेकिन वो किसे पॉइंट करेगा, एक दूसरे नोड को। तो ये खुद भी नोड है, जिसको वो पॉइंट करे वो भी नोड है, जिस कारण से हम कुछ ऐसा लिखते हैं। आज हम पॉइंटर्स में सेकंड टॉपिक को करना चाहेंगे, अबाउट नियर, फार एंड ह्यूज पॉइंटर्स। कि नियर पॉइंटर क्या होता है, फार पॉइंटर क्या होता है और ह्यूज पॉइंटर क्या होता है। अब इसको भी मैं एक फिगर की मदद से समझाऊंगा। तो पहले मैं एक फिगर देखेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिगर थर्ड। जब भी हम सिस्टम बाय करते हैं तो सिस्टम में रैम होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी। जो भी डेटा हम लोड करते हैं वो रैम में जाकर स्टोर होता है। अब किसी के सिस्टम में 8 GB रैम होती है, किसी के में 16 GB रैम, जितनी आप चाहे उतनी रैम आप लगवा सकते हैं। लेकिन हमारे रैम को भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक किया गया है। तो हमारी जो रैम है दोस्तों, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक की गई है। तो अगर मैं किसी नोटबुक से कंपैरिजन करूं, तो रैम एक तरह से हमारी नोटबुक जैसी है, जिसमें नोट्स बनाते हैं। जो सेगमेंट है वो हमारी नोटबुक के पेजेस जैसे हैं, कि नोटबुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं, लेकिन दोस्तों पेजेस के अंदर भी क्या होते हैं, लाइंस होती हैं, जिसे कहा जाता है ऑफसेट्स। तो जिसको यहाँ पे मैं ऑफसेट कह रहा हूँ, उससे हम रियल लाइफ में कहते हैं लाइंस। कि नोटबुक में पेजेस होते हैं, पेजेस में भी क्या होते हैं, लाइंस। और टेक्निकली हम लिखते हैं किसमें, लाइंस में। अच्छा, अब बात करते हैं नियर पॉइंटर की। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे एक सेगमेंट मिल जाता है, और वो मेन प्रोग्राम केवल उसी सेगमेंट में बात कर सकता है, किसी दूसरे सेगमेंट में बात नहीं कर पाता। लेकिन आज हम अपने मॉनिटर का कलर चेंज करेंगे। ये मॉनिटर की बेस एड्रेस है। तो आज मैं अपने दोस्तों को सिखाऊंगी कि कैसे हम कलर चेंज करेंगे। तो मॉनिटर की ये एड्रेस होती है 0xb00008000।
तो दोस्तों आज हम यहाँ बात करना चाहेंगे दूसरे सेगमेंट से। तो जब भी हम किसी दूसरे सेगमेंट से बात करना चाहें तो हमें फार पॉइंटर बनाना पड़ता है या फिर ह्यूज पॉइंटर, और हर सेगमेंट की साइज होती है 64 केबी। हर सेगमेंट की साइज क्या होती है दोस्तों? 64 केबी। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि जो नियर पॉइंटर है वो बेचारा 64 किलोबाइट की लिमिट में ही रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन फार या ह्यूज पॉइंटर्स बियॉन्ड 64 केबी किसी दूसरे सेगमेंट में भी बात कर सकते हैं। तो नियर को कहते हैं इंट्रा सेगमेंट। इंट्रा सेगमेंट का मतलब है विद इन द सेगमेंट, जबकि फार और ह्यूज को हम कहते हैं इंटर सेगमेंट। इंटर सेगमेंट मींस दो सेगमेंट के बीच में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें मल्टीपल सेगमेंट्स में वर्क करना हो तो फार या ह्यूज, जबकि एक ही सेगमेंट में काम करना तो उस केस में नियर पॉइंटर। कुछ दिन पहले जब मैं आप लोगों को पॉइंटर्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो फॉर्मूले स्पेसिफाई सिखाए थे। मैंने कहा था परसेंट एफपी। कभी कभी हम जानना चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल किस सेगमेंट और किस ऑफसेट में बना हुआ है, तो परसेंट एफपी लिखने से हमें सेगमेंट एड्रेस भी मिल जाती है और ऑफसेट एड्रेस भी मिल जाती है। कभी कभी हम केवल ऑफसेट एड्रेस पे इंटरेस्टेड होते हैं तो हम परसेंट पी लगा सकते हैं। तो परसेंट पी से केवल क्या प्रिंट होगा? ऑफसेट एड्रेस। तो आप सभी को याद हो तो हमने एक पहला प्रोग्राम कवर किया था सिंपलेस्ट पॉइंट एग्जांपल, जिसमें ने परसेंट एक्स यूज किया था। फिर मैंने बाद में परसेंट ओ यूज किया था ऑक्टल के लिए, परसेंट यू यूज किया था अनसाइंड के लिए, और परसेंट पी और परसेंट एफ पी भी यूज किया था। तो जब भी हम जानना चाहें कि हमारा वेरिएबल किस सेगमेंट और किस ऑफसेट में, तो परसेंट कैपिटल एफ पी लिखेंगे, और केवल ऑफसेट एड्रेस जानना चाहें तो केवल परसेंट पी लिखेंगे। तो हमने पॉइंटर का एक बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सीखा था पहला, जिसमें हम एड्रेस को प्रिंट करवा रहे थे हेक्स के फॉर्म में, अनसाइन के फॉर्म में, ऑक्टल के फॉर्म में। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑफसेट भी प्रिंट करवाया था, और अब मैं अंत में क्या प्रिंट करना चाहूंगा? सेगमेंट ऑफसेट। तो कितना अच्छा होता है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं हेक्स एड्रेस, यहाँ लिख देते हैं डेसिमल एड्रेस यानी अनसाइन डेसिमल, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑक्टल में प्रिंट होगी वो जानकारी, यहाँ पे केवल ऑफसेट प्रिंट होगा, जबकि यहाँ पे दोनों चीजें प्रिंट होगी, सेगमेंट भी प्रिंट होगा और ऑफसेट भी प्रिंट होगा। इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो हमने जो वेरिएबल बनाया था वो वेरिएबल ए था, उसकी वैल्यू 5 थी, लेकिन हेक्स में वो किस एड्रेस में बना था? 60FE-F8। हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया था, तो डेसिमल में वैल्यू आई थी 63, 56, 728, और वही इन्फॉर्मेशन ऑक्टल में ये आएगी। अब बाय डिफॉल्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है सेम, क्योंकि सिस्टम के यूज करते हैं ऑफसेट एड्रेस। अच्छा मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सभी को टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल लाइफ में कि एक हेक्स डिजिट कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करती है? 1 हेक्स डिजिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। बिल्कुल सही जवाब। 4 8 जा 32। तो टेक्निकली ये कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। सो ऑफसेट एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स, जिस कारण से यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 0। अच्छा अंत में टीचर ने सेगमेंट ऑफसेट प्रिंट करवाया। अब अभी भी हमें यहाँ पे सेम दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना था? परसेंट कैपिटल एफ पी। जब हम कैपिटल एफ पी लिखेंगे तो हमें सेगमेंट एड्रेस दिखेगा। तो अभी भी हमें एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन मिल रही है, सिस्टम में सेगमेंट एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है, जबकि वैसे परसेंट एफ पी हमें किसके लिए यूज होता है? डिस्प्ले
सेगमेंट ऑफसेट। इसके पीछे कारण कि हम जो भी पॉइंटर बना रहे हैं ये नियर पॉइंटर है। जब ये फार पॉइंटर या ह्यूज पॉइंटर होता है तो हम इसका सेगमेंट एड्रेस भी शो हो जाए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करते हैं नियर पॉइंटर की। बाय डिफॉल्ट the pointer we declare is a near pointer, जिसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, डेटा टाइप एस्टेरिस्क पॉइंटर नेम, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे नियर डेटा टाइप और फिर एस्टेरिस्क पॉइंटर नेम। जैसे अगर हमें एग्जांपल याद हो तो हमने कुछ दिन पहले ऐसा किया था, हम लिखा था इंट एस्टेरिस्क b, उसी को लिख सकते हैं नियर इंट एस्टेरिस्क b। सो राइटिंग नियर इज ऑप्शनल, क्योंकि लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बाय डिफॉल्ट से वो क्या मानेगा, नियर पॉइंटर। It can point to memory location within single segment of 64 KB and known as intra-segment communication, and within the same segment. Near pointer consumes 2 bytes. तो नियर पॉइंटर हमेशा दोस्तों 2 बाइट कंज्यूम करता है। अभी जब मैं अपने दोस्तों को परसेंट एफपी करके दिखा रहा था तो सेगमेंट प्रिंट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने नियर पॉइंटर बनाया था। जब हम ह्यूज पॉइंटर बनाते तो टेक्निकली ह्यूज पॉइंटर में हमें दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती, सेगमेंट एड्रेस भी मिल जाता और ऑफसेट एड्रेस भी मिल जाता, क्योंकि हम विद इन द सेम सेगमेंट वर्क कर रहे हैं। क्योंकि विद इन द सेम सेगमेंट वर्क कर रहे हैं, इसलिए केवल हमें ऑफसेट एड्रेस ही मिल पा रही थी। अब हम सेकंड डेफिनेशन को करेंगे फार पॉइंटर की। इट कैन पॉइंट टू मेमोरी एड्रेस of some another segment beyond 64 KB segment size. तो हमने कहा कि कभी-कभी हमें किसी दूसरे सेगमेंट से बात करनी होती है, तो जब भी हमें किसी दूसरे सेगमेंट से बात करनी तो हम फार पॉइंटर यूज करेंगे। It is also called inter-segment communication. It stores only offset address. Segment address is stored inside a special register of CPU known as BPR, Base Pointer Register। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड्स हैं उनके 5th सेमेस्टर में मैक प्रोसेसर है,
जबकि CS में 7 सेमेस्टर में है। तो 7 सेमेस्टर में पढ़ोगे प्रोसेसर के बारे में कि प्रोसेसर कैसे वर्क करता है। तो प्रोसेसर के पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है BPR, बेस पॉइंटर रजिस्टर, जिसके पास किसकी एड्रेस होती है, सेगमेंट की एड्रेस की, कहाँ से हमारा वो सेगमेंट स्टार्ट होता है। तो फार पॉइंटर केवल क्या स्टोर करता है, केवल ऑफसेट एड्रेस। दिस अप्रोच is called relative addressing mode. अब हम अंत में बात करना चाहेंगे ह्यूज पॉइंटर की। अच्छा, यहाँ पे हम एक और लिखना चाहेंगे पॉइंट, इट कंज्यूम्स 4 बाइट्स। तो जहाँ नियर पॉइंटर केवल 2 बाइट कंज्यूम करता है, वहीं फार पॉइंटर 4 बाइट कंज्यूम करता है। अंत में ह्यूज पॉइंटर सेम एज फार, द ओनली डिफरेंस इज it stores both segment and offset address and known as absolute addressing mode। तो टेक्निकली जो काम मैं फार से कर सकता हूँ सेम वही यूज से कर सकता हूँ। बस डिफरेंस कहाँ आता है कि फार में केवल ऑफसेट स्टोर होता है, जबकि ह्यूज में सेगमेंट भी स्टोर होगा और ऑफसेट भी स्टोर होगा। तो आज अगर मैं ह्यूज पॉइंटर बनाया होता तो उसके समय सेगमेंट एड्रेस भी मिल जाती और ऑफसेट एड्रेस भी मिल जाती। अच्छा, सिंटेक्स हमें समझ में आई गया कि सिंटेक्स क्या रहेगा। हम लिखेंगे ह्यूज, फिर डेटा टाइप, एस्ट्रिक्स पॉइंटर नेम। ऐसे अगर हम फार की बात करते तो फार का सिंटेक्स क्या रहता है, फार डेटा टाइप एस्ट्रिक्स पॉइंटर नेम। अच्छा, जिन दोस्तों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, उनको जब हम ये प्रोग्राम दिखाते हैं तो उनको लगता है कि हम बुद्धू हैं, उनको लगता है कि हमने स्पेलिंग गलत लिखी। किसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, फॉर लूप की। तो व्हाट दे डू, दे विल मेक इट फॉर, जबकि टेक्निकली ये फॉर नहीं है बल्कि क्या है, फार। तो जल्दी से हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और उस छोटे से फिगर से हम समझेंगे कि टेक्निकली स्क्रीन का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसा कि टीचर ने बताया कि दोस्तों मॉनिटर का बेस एड्रेस होता है ना स्टार्टिंग एड्रेस। तो ये हमारा मॉनिटर है। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती हैं। टेक्निकली टेक्स्ट मोड में 25 लाइंस होती हैं। तो ऐसी 25 लाइंस हैं। लेकिन हमने कहा कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एड्रेस 0x B000 8000। इसको हम कहते हैं बेस या स्टार्ट एड्रेस, बेस या स्टार्ट एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे P और इस पॉइंटर से कहेंगे कि कृपया करके आप इसे पॉइंट करें। अब हम जानते हैं कि मॉनिटर पे कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो दोस्तों मॉनिटर में कैरेक्टर होता है, फिर कलर होता है, फिर कैरेक्टर, फिर उसका कलर, फिर कैरेक्टर और उसका कलर। ऐसे यहाँ पे भी कैरेक्टर और उसका कलर। अब ये एक एरे है दोस्तों, और हम जानते हैं कि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है,
एरे का इंडेक्स होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5, ऐसे चलते चलते जाएगा 3998 और 399। कारण क्या कि जिससे से 25 लाइंस होती हैं वैसे 80 लाइन 80 कॉलम्स होते हैं। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए? टोटल कैरेक्टर्स हो गए 25 लाइंस इंटू 80 कैरेक्टर्स बराबर 2000। लेकिन परेशानी क्या है कि यहाँ पे कैरेक्टर भी उसका कलर भी है, तो कैरेक्टर कंज्यूम करता है 1 बाइट, कैरेक्टर कंज्यूम करता है 1 बाइट और कलर भी कंज्यूम करता है 1 बाइट। तो टोटल कितने बाइट्स हो गए दोस्तों? 2 बाइट्स। अब कितने अक्षर हैं? 2000 अक्षर हैं। तो टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी? टोटल मेमोरी कंज्यूम होगी 2000 इंटू 2 यानी 4000 बाइट्स। और हम जानते हैं कि इंडेक्स कहां से शुरू होता है? 0 से, और कहां तक जाता है? जो भी साइज हो उससे कम, जिस कारण से अंतिम नंबर क्या है? 39999। अच्छा, हमारे कुछ दोस्तों के घर में बहुत बड़ा सा स्क्रीन होता है, तो उनमें नंबर ऑफ लाइंस डबल हो जाती है 950। तो काश आपके घर में भी बड़ा सा कोई मॉनिटर हो, तो आप देखो कि मेरा प्रोग्राम केवल आधी स्क्रीन चेंज कर पाएगा। जब आपका प्रोग्राम आधी स्क्रीन चेंज करे तो आप इसे 3999 नहीं बल्कि कर देंगे 7999, क्योंकि आपकी स्क्रीन के साइज क्या डबल। तो अब हमें सवाल आता है कि कौन कौन सा डेटा चेंज करना होगा। हमें मैजिक करना पड़ेगा इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को चेंज करना होगा, यानी और लोकेशंस को। तो कंक्लूजन निकला कि एक पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर को बेस एड्रेस दे दो और पॉइंटर से कहो कि जितने भी और लोकेशंस हैं उनका डेटा चेंज कर दो। अब और लोकेशन का डेटा चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, गलती से अगर मैं और की जगह इवन को चेंज कर दूं तो क्या चेंज हो जाएगा? कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। अब प्रोग्राम देखा जाए तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा stdio.h और साथ साथ में यहाँ इंक्लूड करूँ strlib.h टू यूज रैंडम फंक्शन। हमारे प्रोग्रामिंग रैंडम फंक्शन रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। ये क्वेश्चन कैंपस में आता है कि रैंडम फंक्शन से लेता क्या है और देता क्या है। तो दोस्तों, रैंडम फंक्शन से एक वैल्यू लेता है n, लेकिन नंबर कहां से कहां के बीच में देता है? 0 to n-1। जैसे मैंने 10 दे दिया रैंडम में, तो टेक्निकली वो कहां से कहां के बीच में नंबर देगा? 0 से के 9 के बीच में। तो आपने जो लिमिट दी उस लिमिट से एक कम, क्योंकि 0 से नंबरिंग शुरू होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने बनाया मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करें क्लियर स्क्रीन, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लियर स्क्रीन के लिए हमें कौन सा हेडर फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा? conio.h क्लियर स्क्रीन इन टर्बो सी। तो टर्बो सी में हम स्क्रीन क्लियर करने के लिए इसका यूज करते हैं। हालांकि हम सिस्टम सीएलएस भी लगा सकते थे, यहाँ हम चाहते तो लिख सकते थे सिस्टम सीएलएस डिफाइंड इन strlib, क्योंकि मैं काफी दिन पहले पढ़ा चुका हूँ कि सिस्टम सीएलएस से भी स्क्रीन क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं printf में C is a fun language, या कुछ भी मैसेज दे सकते हैं आपको। यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कैरेक्टर फॉर एस्ट्रिक्स और फिर पॉइंटर का नाम।
इज इक्वल टू कैर फार एस्ट्रिक्स एम्परसेंट 0x B000 8000। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट अ फार पॉइंटर। यहाँ पे हम ह्यूज पॉइंटर भी बना सकते थे, एंड असाइन बेस एड्रेस ऑफ मॉनिटर मस्ट टू टाइपकास्ट। अब देखिए, हमसे कैंपस में पूछा जाता कि टाइपकास्टिंग क्यों की गई, तो टीचर ने डेफिनेशन लिखवाई थी कि बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटर्स हम बनाते हैं सी में वो नियर पॉइंटर होते हैं। तो इंटरव्यू में आप कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे टाइपकास्टिंग नहीं करते तो उससे वो नियर पॉइंटर मान लेता, जबकि हम सिस्टम को बता रहे कि इंट्रा सेगमेंट नहीं, ये क्या है, ये इंटर सेगमेंट कम्युनिकेशन है। तो क्योंकि मुझे दूसरे सेगमेंट से बात करनी है तो मुझे बताना पड़ेगा इट्स नॉट नियर एड्रेस, इट्स अ फार एड्रेस। यहाँ पे पॉइंटर नेम को मैं पी कर देता हूँ, छोटा एक वेरिएबल नेम कर देते हैं, तो ये बेस एड्रेस हो गई। अब में ट्रेवर्सल करना है, ट्रेवर्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 399 और इंडेक्स टू चेंज कलर। बस अब हम एक लूप चलाएंगे 1 से लेके कहाँ तक, 399 तक, जिससे कि हम क्या चेंज कर पाए, कलर। तो हमने कंप्यूटर भैया से कहा कि कंप्यूटर भैया कृपया आप हमें एक लूप दीजिए आई का 1 से लेके 399 तक, और कितना इंक्रीमेंट करना है, 2 का। और हम सिस्टम से कह रहे हैं स्टार्ट p प्लस आई इज इक्वल टू रैंडम ऑफ 256, use indirection to change value of color, to change value of color randomly। हालांकि रैंडम के लिए हम कुछ फिक्स वैल्यू भी दे सकते थे, तो पूरी स्क्रीन एक ही कलर की दिखती, लेकिन थैंक्स टू रैंडम फंक्शन से रैंडमली नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो कलर डिस्प्ले हो जाएगा। ये लूप खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ हमने एक लाइन छोड़ी है, आप लोग भी यहाँ एक लाइन छोड़िएगा, क्योंकि इसमें हम एक एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करना चाहेंगे। और अंत में हमने यहाँ लिख दिया, चाहे तो गेट चीज भी लगा सकते हैं, होल्ड स्क्रीन till keys placed और फिर रिटर्न 0। सवाल आता है कि रैंडम में 256 क्यों लिखा गया है, तो हमारे सिस्टम में कलर को मिलते हैं 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, यानी 8 बाइनरी स्विचेस, यानी 2 का पावर 8 कॉम्बिनेशंस। और जब हम 2 के पावर 8 को सॉल्व करते तो वो आता है 256, 0 से लेके 255। यही कारण है कि जो रैंडम फंक्शन है, उस रैंडम फंक्शन को हमने क्या भेजा है, हमने रैंडम फंक्शन को भेजा है 256, क्योंकि रैंडम की विशेषता भी क्या है कि हमसे जो नंबर लेता है, जनरेट कहाँ से कहाँ तक करता है, 0 से लेके एक नंबर कम तक, 0 to 255। अच्छा, इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि पहली बार इसके लिए 0x B000 8000 प्लस 1, और हम जानते कि स्टार का मतलब होता है उसकी वैल्यू। जाएगा वैल्यू चेंज 5 हो जाएगा,
9, तो हमने पढ़ा फिर दिस ऑफसेट चेंज करके अब हमसे कभी-कभी स्टूडेंट पूछते सर नोटपैड का प्रोग्राम टर्बो सी में कैसे लाएं? तो ये मैंने इस प्रोग्राम को कॉपी किया और इसे नोटपैड में पेस्ट कर दिया। जब मैं सेव करता हूँ तो ध्यान रखता हूँ कि कहाँ सेव करूँ। तो यूजुअली जब हम टर्बो सी इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में तो सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बन जाता है टर्बो सी प्लस प्लस। इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन जाता है डिस्क। इसके अंदर फर्दर टर्बो सी 3 ऑफ ए बिन। तो प्रोग्राम को कहाँ सेव करना है? टर्बो सी प्लस प्लस डिस्क टर्बो सी 3 बिन। इसका मैं नाम देता हूँ चेंज कलर। लेकिन 8 लेटर से ज़्यादा नहीं क्योंकि टर्बो की ड्रॉबैक है टर्बो सी में तो 1 2 3 4 5 7 पे ऑल फाइल्स करना जरूरी है। ऑल फाइल्स अब जिस नाम से मैंने सेव किया है उसी नाम से टर्बो सी में ओपन कर लिया। यहाँ से हमने टर्बो सी ओपन कर लिया। आप लोगों को डेस्कटॉप जैसा आइकन दिखता होगा लेकिन क्योंकि डेस्कटॉप से सब हटा रखा वो एस टर्बो ओपन कर रहा हूँ। अब टर्बो सी स्टार्ट हो चुका है। हम प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और हम जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम ने क्या दिया हुआ है चेंज सीओ। तो जिस नाम से प्रोग्राम सेव किया था उसी नाम से आप ओपन कर लीजिए और इसे रन कीजिए मेरे दोस्तों। यहाँ पे एक गलती से एंड ज़्यादा मुझसे लग गया था, शायद मैंने प्रोग्राम में नहीं लिखा था, यहाँ पे टाइपिंग में हो गया ऐसा। तो अगर आप देखें उसी कलर वो चेंज हो चुका है। क्या रैंडम भी हमने जनरेट हुई और वैल्यू देता हूँ दिखता है तो हम लाते हैं यहाँ पे रैंडम हटा के 65 कर देते हैं 65। अब क्योंकि एक फिक्स वैल्यू है तो पूरी स्क्रीन एक जैसी दिखेगी। लाल बैकग्राउंड हो गया और ब्लू कलर का टेक्स्ट हो गया। अच्छा अब आप लोगों से मैंने एक लाइन छुड़वाई थी दोस्तों, मैं फिर से रैंडम कर रहा हूँ। एक लाइन छोड़ी थी, यहां मैं लिख रहा हूं वाइल यानी जब तक नॉट के बी हिट। हम जानते स्क्रीन सेवर तब तक चलता है जब तक हम कीबोर्ड को हिट ना करें। तो वैसे ही हम सिस्टम क्या होता है ये रहेगा जब ऐसी कीबोर्ड को हिट बंद हो जाएगा। एक बार जब कंपाइल जाएगा